इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड को पास। अब मैंने बताया था कोड क्या होता है। यस, मैंने क्या किया था, जो इस बार यूपीएससी में मेंस में क्वेश्चन भी आया था लेबर लॉज पर, मैंने कई सारे पुराने लॉज को मिलाकर उठाकर मैंने कोड बना दिए थे। मतलब मैंने उनको कोडिफाई कर दिया था। मतलब मैंने पुराने आर्केक लॉज को उठाकर, जो कॉलोनियल एरा के लॉज थे, उनको उठाकर मैंने उनको खत्म करके जो जरूरी क्लॉजेस थे वो मैंने उठाकर एक सिंपल एक कोड में, एक रूल में मैंने उनको तब्दील कर दिया। तो कोडिंग, जब भी कोडिंग कंप्यूटर वाली नहीं, यहाँ वाली लीगल कोडिंग जो होती है वो यही होती है कि पुराने लॉज को तुमने उठा दिया और खत्म कर दिया और उनको कोडिफाई कर दिया एक सिंपल चार्टर में, एक सिंपल रूल बुक में, एक सिंपल पन्ने में तुमने कोडिफाई कर दिया। हाँ, कोड, दैट इज आल्सो, कोड इज आल्सो अ लॉ। तो इट इज आल्सो अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट है, लेकिन लॉ वाला वो प्रोसीजर नहीं होता है इसमें। यूजुअली इसमें गवर्नमेंट की डिस्क्रिशन होती है। उसका कारण भी बता देता हूँ क्यों। देखो, जो लॉज थे वो पार्लियामेंट ने पास करे थे। एक तो वो रिडंडेंट और आउटडेटेड हो गए, पहली चीज। जुडिशरी भी उनसे परेशान है। उनका जुडिशियल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर उसकी करे तो बहुत ज्यादा है, लीगल इम्पैक्ट असेसमेंट अगर उसकी करे तो बहुत बुरी है। उसका एक और कारण भी है कि इतने सारे लॉज जो पार्लियामेंट ने ही पास करे थे, मैंने उनको खारिज नहीं करा, मैंने उनमें सिर्फ जो, हाँ, मैंने उनको रैशनलाइज करके एक कोड में डाला है, कोडिफाई करा है। तो मेरा टाइम बच रहा है। अगर मैं फिर से बिल इंट्रोड्यूस करूंगा और पार्लियामेंट में टेबल करूंगा और उस तरीके से पास कराऊंगा, हो सकता है 1 साल 2 साल, बिल्स को पास होने में 50 साल भी लग जाते हैं, क्योंकि उसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाता है। तो इसीलिए मैं एग्जीक्यूटिव एक्शन से, सरकार या कैबिनेट इसको अप्रूव कर देती है और मैं कोई भी कोड को पास कर देता हूँ मिनिस्ट्री की हेल्प से। ठीक है ना। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी चीज को कोडिफाई करने का। सो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में आया। इट इज कंसोलिडेटिंग द प्रीवियस लॉज। पुराने जो लॉज थे, इसकी जरूरत क्यों तुम्हें पड़ी, वही लिख लो पॉइंट्स, ये किताब में शायद नहीं है, लिखो पॉइंट। एक तो ओल्ड थे पुराने लॉज, आर्केक ओल्ड विक्टोरियन एरा के लॉज, जैसे कि प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट या इंसॉल्वेंसी लॉज 1909 में पास हुआ था और 1920 में पास हुआ था। तो 1909 और 1920 के लॉज हैं इंसॉल्वेंसी लॉज तुम्हारे यहाँ। 1909 और 20, 2 इयर्स में इंसॉल्वेंसी। क्यों 1909 और 1920 क्यों, बोलो। मिंटो मॉर्ले और मॉन्टेग चेमफोर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ही हिंदुस्तान में तब हुए थे, तो उन्हीं के साथ ही लॉज पास हुए थे। बिल्कुल सही। दूसरी चीज, मल्टीपल लॉज हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ लॉज, हेंस देयर आर मेनी लूप होल्स विच आर एक्सप्लॉइटेड बाय द लीगल प्रैक्टिशनर्स। फिर क्योंकि इतने सारे लॉज हैं तो एम्बिग्यूटी आ जाती है, सर्टेनिटी नहीं रहती लॉ में, देयर इज अ लॉट ऑफ एम्बिग्यूटी एंड हेंस इट इनवाइज लॉट ऑफ लिटिगेशन। फिर जुडिशियल प्रोसेस इज टाइम टेकिंग, जुडिशियल पेंडेंसी पहले ही बहुत है। एवरेज लगा लो 4.5 साल लगा करते थे। एग्जैक्ट बताऊं क्या, 4.3 ईयर्स, 4.3 ईयर्स लगा करते थे आईबीसी से पहले लिटिगेशन में ऑन एन एवरेज। अब 300 दिन के आसपास लगते हैं, वो भी एग्जैक्ट बता दूंगा। ठीक है। एंड फिर इसमें एक और चीज होती थी, इसमें एक और प्रॉब्लम होती थी कि आप जो हैं, इसमें ओनस रहता था जिसने डिफॉल्ट किया है उस पर। वो बंदा पहले अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता था, बैंकरप्ट डिक्लेयर करता था, और लीगल स्टेटस जब उसको मिलता था कि मैं अब इंसॉल्वेंट हूं, मैं लिख कर देता हूं, कहते हैं ना दिवाला निकाला है उन्होंने अपना, वो दिवालिये हैं, ऐसा एक टर्म होता है दिवालिया हमारे, कि उनका दिवाला निकला हुआ है। मतलब उन्होंने खुद डिक्लेयर करा हुआ है कि भैया मैं अपनी डेट्स को सर्विस नहीं कर सकता। हाँ, यस, इंसॉल्वेंट का मतलब ही ये होता है। आप इंसॉल्वेंट लिख लो, इंसॉल्वेंट की डेफिनेशन क्या है। पहले पहले इंसान इंसॉल्वेंट होता है, उसके बाद बैंकरप्ट होता है। इंसॉल्वेंसी इज इनएबिलिटी टू सर्विस योर डेट and bankruptcy is getting the legal tag that you are an insolvent. Insolvency
होता है जब आप अपनी डेट सर्विस नहीं कर पाते। आपकी इंसॉल्वेंसी के बारे में बैंक को भी पता है, लेकिन बैंक आपको बैंकरप्ट घोषित नहीं कर सकता। बैंक आपको इंसॉल्वेंट तो बना सकता है, क्योंकि आपने अपना एनपीए कर दिया, तो बैंक कहेगा कि ये तो इंसॉल्वेंट है। जब तक तुम खुद लिख कर नहीं दोगे बैंक्स को, सरकार को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जिसको तुमने कर्जा देना है, कि भैया मैं तो अब तुम्हारा कर्जा नहीं दे सकता, जब तक तुम खुद लिख कर नहीं दोगे तब तक तुम बैंकरप्ट नहीं होगे। सो bankruptcy is your own declaration that you are an insolvent. प्लीज अंडरस्टैंड द डिफरेंस। फर्क कोई नहीं है, बात एक ही है। यहाँ पर तुम खुद, हाँ यहाँ तुम खुद एडमिट कर रहे हो, वहां है जी। हाँ हाँ हाँ, दोनों में दिवाला ही निकल रहा है तुम्हारा अब। और इस ऑल राइट या कोई और डाउट किसी को? ऑल राइट, और भी हैं कुछ हमारे पास पुराने लॉज। रिकवरी ऑफ डेट एक्ट है एक आपके पास 93 की, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, साराफिसी एक्ट है, एक सिक एक्ट है या सिका एक्ट है, सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट 1985, ये दी हुई है सारी। इसमें एक और ऐड कर लीजिए, लोक अदालत। यू कैन ऑल्सो स्यू समवन इन लोक अदालत, एंड नॉर्मल कोर्ट्स में भी स्यू कर सकते हो आप। कंपनीज एक्ट में कई सारे प्रोसीजर्स हैं इसके, किसी को आपको स्यू करना है अगर नॉर्मल जुडिशियल कोर्ट्स में, उनमें भी आप डायरेक्टली भी जा सकते हो। आईपीसी 420 मेरे साथ धोखा किया, 400 BC, जब किसी के पैसे मारते हो तो 400 BC में भी आप जा सकते हो, और 420 में अरेस्ट जरूरी होता है। 420 इज अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज नॉट अ सिविल ऑफेंस, प्लीज ध्यान में रखिए। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर हैं, जब आप किसी की कर्जा नहीं चुकाते। ठीक है, अब देखो आईबीसी का एम यही है, अब आपको पता चल गया होगा कि सारे पुराने लॉज को झाड़ू मारकर ये एक सिंगल कॉम्प्रिहेंसिव कोड बना देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, ऑब्वियसली इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि ये लिटिगेशन प्रोसेस को तेज करना चाहेगा। तीसरा, उसका टाइम कम करना चाहेगा। चौथा, ये जो इनमें प्रॉब्लम थी कि इनमें कोई डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं था, मतलब प्रॉपर नहीं, कोर्ट्स नहीं, बंदे बनाएंगे, कमिटीज बनेगी, ट्राइब्यूनल बनेंगे। हाँ, तो कोर्ट्स ही हो गए एक तरह, ट्राइब्यूनल मतलब क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस है ये जुडिशियल नहीं है। तो इनमें स्पेशल एक, अभी इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म सारा बताऊंगा, स्टेक होल्डर सारे बताऊंगा। इनमें एक प्रॉपर तरीका होगा, प्रॉपर एक मेथड होगा, प्रॉपर एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म होगा, प्रॉपर वर्क फोर्स होगी, प्रॉपर एक्रेडिटेशन एजेंसीज होंगी। जो बंदे ये काम करवाएंगे तुम्हारा, वो बंदों के भी सर्टिफिकेशन होगी, लाइसेंसिंग होगी उनकी, कि वो इस काम के काबिल हैं या नहीं। फिर इन सब जो पुराने लॉज थे, प्लीज ध्यान से सुनिए, इनमें जिस बंदे ने लोन डिफॉल्ट किया था, शुरुआत उससे होती थी कि वो पहले खुद को घोषित करेगा, वो अपना काम करेगा, फिर ये काम शुरू होगा। लेकिन यहां पर उल्टा है, यहां पर एक क्रेडिटर्स, जितने उसके क्रेडिटर्स होते हैं ना कर्जे वाले, उनकी एक कमिटी बनाती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में लिखा हुआ है कि कुछ इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होंगे, अभी बताऊंगा, वो लोग क्या करेंगे, एक कमिटी बनाएंगे किनकी, क्रेडिटर्स की। वो जब क्रेडिटर्स की कमिटी बना लेंगे, तो वो कमिटी में कौन कौन से क्रेडिटर्स होंगे, एक तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, जिससे बैंक से लोन मिला है, ओबीसी, एसबीआई, एक तो ये होंगे। दूसरे उसके ऑपरेशनल क्रेडिटर्स भी होंगे। वो कौन होते हैं, मैंने रॉ मटेरियल मंगवा लिया बंदे से, बहुत कर्जा तो बैंक से तो नहीं लिया ना, उससे मैंने ट्रस्ट बेसिस पर उसको क्या कहा कि भाई मुझे 50 लाख का माल भेज दे, मैंने मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं मैं, या 10 लाख का माल भेज दे। कर्जा तो उसने भी दे दिया ना, अब वो बेचारा कर्जा दे गया, उसका कोई रेमेडी नहीं था पुराने वालों में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह में लिटिगेशन थी, पर अदरवाइज कोई डेडिकेटेड मैकेनिज्म नहीं था। इसमें इन्होंने उसको भी बीच में डाल लिया, स्टेक होल्डर बना लिया। सो इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच एंड मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच, एंड द ओनस इज ऑन द क्रेडिटर्स। डेटर नहीं कहेगा, वो तो कभी नहीं कहेगा ना कि मेरे खिलाफ आईबीसी चालू करो, क्रेडिटर्स शुरुआत करेंगे। एसबीआई फोन करेगा कि भाई, और एसबीआई के पास सारी इंफॉर्मेशन होती है, आपकी बैलेंस शीट्स होती हैं, आपके स्टॉक स्टेटमेंट्स होती हैं, कि आप किन से माल मंगवाते हो, आपके बायर सेलर्स की लिस्ट होती है। एसबीआई उनको अप्रोच करेगा कि यार क्या तुम्हारे पैसे आ रहे हैं, क्योंकि हमारे खाते से तो सारे पैसे जा चुके, क्या तुम्हारे खाते में पैसे डालने हैं इसने, या इसने फॉर्च्यूनर खरीद ली 45 लाख की,
ये भी हो सकता है ना, 50 लाख का लोन लेकर 45 लाख की फॉर्च्यूनर ले आया, लेकिन जिससे माल मंगवाया उसको मैंने दिया नहीं। तो ये सारी चीजें, तो मतलब ये एक क्रेडिटर्स की कमेटी बनाएगी और फिर उन क्रेडिटर्स को पूछेगी कि भाई या तो तुम चला लो एसबीआई और जिसका माल आया है यहाँ पर रॉ मटेरियल, या तो भाई तुम चला लो ये फैक्ट्री। वो बोलेंगे नहीं भाई हमारे बस की बात नहीं है, फिर भैया बोली लगाओ। या तो मैनेजमेंट चेंज करके मैं मैनेजमेंट शिफ्ट करने का ओनस क्रेडिटर्स पे डाल देता हूँ। मतलब नाउ द क्रेडिटर्स ऑफ दैट कंपनी, ऑफ दैट डिफॉल्टर, विल हैंडल द मैनेजरियल टास्क फोर्स ऑफ दैट कंपनी। दिस इज माय प्राइम ऑब्जेक्टिव। देखो फायदा उसमें है ओवरऑल देश को। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। हाउ? बिकॉज़ वो पूरी मैनेजमेंट अच्छे से चला पाएगी बिकॉज़ जो ऑनर होगा वो क्या खुद ही ना चला देगा। नहीं, उसमें ये है कि देखो जो उसको प्रॉब्लम्स आई वो हम पहले देखेंगे कि भैया उसको किस कारण से, या तो देखो स्पेंड थ्रिफ्ट था बहुत, कि 2 बंदों का काम है और 20-20 बंदे रखे हुए हैं यहाँ पर, 10-10 एसी चल रहे हैं, बिजली के खर्चे ही नहीं पूरे हो रहे। या तो वो वाली चीजें हो सकती हैं, ऑपरेशनल एफिशिएंसी में कमी है, या फिर वही एटीट्यूड में कमी है, या फिर कोविड के कारण मार्केट बंद हो गई थी। पैसा मैंने लगा दिया लेकिन मार्केट बंद हो गई तो मैं क्या करूंगा? आई कांट डू एनीथिंग ना। नहीं करते जैसे आए तो ये सारी रीजंस को पहले वो एनालाइज करेगा। वो कमिटी बैठेगी प्रोफेशनल्स की, वो एनालाइज करेगी भाई दिक्कत क्या थी। उसके बाद अब देखो जरूरी तो नहीं है ना कि जिसने बेचारे ने अपना लोन दे दिया या उसको चलानी पड़ेगी। तो वी कैन नॉट से दैट दे हैव टू रन। इट इज देयर विश दैट दे वांट टू डू इट और नॉट, बिकॉज इट इज नॉट द टास्क ऑफ एसबीआई टू डू दिस। एआरसी भी अगर देखे कि यार अब इसका कुछ नहीं हो सकता तो वो भी क्यों रन करेगी? हाँ, रन करने में फायदा ये है कि यार अच्छे तरीके से एक बिजनेस सेटअप हुआ हुआ है। अब फैक्ट्री इतनी आसानी से तो लगते ही नहीं। एक फैक्ट्री अगर नए सिरे से लगेगी तो हर चीज फिर नए तरीके से चलेगी। अब ये हमें एक रिवाइव्ड, अगर इस यूनिट को रिवाइव कर दें तो नथिंग लाइक दैट, क्योंकि मशीनरी को तो डेप्रिशिएट हो चुकी, अब ये तो स्क्रैप में जाएगी। नए प्लांट कोई लगाएगा तो नई नई मशीनरी चलेगी। हो सकता है वो भी डिफॉल्ट कर जाए, हो सकता है मार्केट में इशू। तो ये चला चलाया यूनिट है, इसको चलाने की कोशिश करते हैं। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, पुरानी मैनेजमेंट भी हमारा साथ देगी, उनका एक्सपर्टीज भी हम ले पाएंगे। जो शेयर होल्डर्स हैं वो भी खुश हो जाएंगे, उनको एक रे ऑफ होप मिल जाएगी। अदरवाइज देन लिक्विडेशन इज ऑलवेज द लास्ट रिसोर्ट। सो इट इज अ क्रेडिटर लेड प्रोसेस which has the features of the ARC as well. साराफेसी एक्ट के फीचर्स भी हैं इसमें, वो वाले भी हैं, लेकिन लिटिगेशन कम है। क्यों कम है? क्योंकि मैंने कोर्ट से पहले ही क्या कर दिया, बहुत सारे ऑप्शंस रख दिए मैंने लोगों के पास। देखो कोर्ट भी तो ऑप्शन ही रखता है ना, या तो तुम पैसे दे दो, नहीं नहीं तो तुम्हें जेल में डालूंगा, या और तुम्हारी जमीन भी बेचूंगा, तुम पर कर्जा भी लगाऊंगा, मानहानि का या हरासमेंट के चार्जेस भी तुम पर लगाऊंगा। कोर्ट भी तो यही करता है ना। कोर्ट्स फ्रैंकली इन केसेस में पूछ लेते हैं। कोर्ट अपनी मर्जी से फांसी नहीं दे देता। कोर्ट तो कई मूर्खतापूर्ण फैसले क्या हुआ करते थे, लड़की का रेप होता था, कोर्ट लड़के को पूछा था कि अगर तो शादी करता है फिर तो तेरे को बरी करूंगा, अदरवाइज यस। तो कोर्ट कई बार पूछ लेता है और लड़की को पूछ लेता है कि भाई करोगी इससे शादी? अब वो क्या करे, माँ बाप का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, वो बेचारी शादी के लिए हाँ कर देती। कई सारे रेप केसेस ऐसे रिजॉल्व हुए हैं हिंदुस्तान में। हाँ जी, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट, कंटेम्पशियस है लेकिन यस, लेकिन बहुत सारे केसेस हिंदुस्तान में ऐसे रिजॉल्व हुए हैं। सो वो भी चीज, तो कोर्ट्स कैन आस्क, मतलब जो कमिटी है वो सारे ऑप्शंस दे देगी। कोर्ट भी सारे ऑप्शन दे देता है कि भाई आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, बोलो आप। तो वी हैव ऑल द ऑप्शंस हियर। इनफैक्ट इस एक्ट के जब जब मैं टॉपिक खत्म करूंगा तो मैं आपको इसके फायदे जब मैं गिनवाऊंगा, उसमें मतलब रिजल्ट जब मैं आपको गिनवाऊंगा उसमें बताऊंगा कि हजारों केसेस आईबीसी में जाने से पहले ही रिजॉल्व हो गए, पहले ही वो लोग मान गए, या लिटिगेशन स्टेज तक वो गए ही नहीं, कि भाई क्योंकि उनको पता है होकर रहेगा। एक बार अगर आईबीसी में आ गया केस, फिर तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरी जमीन तो गई। अभी मैं जैसे तैसे करके सेटल करके प्यार मोहब्बत से, और इज्जत भी बचेगी। और यस, इज्जत वाली बात है। नेमिंग एंड शेमिंग हैपेंस बिकॉज दिस इज अ नेशनल प्रोसेस, इट इज अ क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस, एंड अखबारों में नाम आ जाता है।
सिविल स्कोर तुम्हारा खराब हो, बहुत सारी चीजें इसमें हो जाती हैं। तो करते हैं इसको एक एक करके डिस्कस। इसमें एक और चीज, जब अगर क्वेश्चन आता है तो एक स्टेक होल्डर जरूर लिखना है इसके। यहां पर एक स्टेक होल्डर्स कौन है? एक तो क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स कौन कौन से हैं? फाइनेंशियल और ऑपरेशनल, ये दोनों लिखना। दूसरा ऑब्वियसली डिफॉल्टर। तीसरा ऑब्वियसली जो आईबीसी की पूरी टीम है, जो बताऊंगा, इंटरमीडियरीज हैं, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, इंफॉर्मेशन कमिटी है, बहुत सारी चीजें हैं। आईबीसी का पूरा पैनल, ये भी इसका क्या है? एक स्टेक होल्डर है। एंड दिस एक्चुअली ऑल्सो इन्वॉल्व्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बिकॉज इट क्रिएट्स सेवरल ट्राइब्यूनल्स, डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल वगैरह, ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल। जो तो कंपनीज हैं उनके लिए तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल चलता है। कंपनी क्या होती है? एक एंटिटी होती है जो कहां बनती है? कंपनीज एक्ट के तहत बनती है, जो फॉर्म होती है। वो प्राइवेट भी हो सकती है, पब्लिक भी हो सकती है। लेकिन अगर कंपनीज एक्ट के तहत कोई फर्म रजिस्टर हो जाए, इट इज ऑलवेज कॉल्ड पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हो चाहे वो प्राइवेट, लेकिन वो पब्लिक लिमिटेड फर्म बोल देते हैं। यहां पर पब्लिक का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट गवर्नमेंट, वो प्राइवेट भी हो सकती है। शेयर होल्डर्स, यस, लोगों ने उसके शेयर सब्सक्राइब कर लिए, तब वो पब्लिक लिमिटेड बनती है, कि वो पब्लिक का पैसा लेकर काम करना चाहती है। मतलब इट हैज द अथॉरिटी टू गेट रजिस्टर्ड ऑन द स्टॉक मार्केट। तो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल उनके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करता है। और फिर दूसरा यहां पर एक मैकेनिज्म है सरकार का, वो यही है डीआरटी, दैट इज डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। ये किनके लिए होगा? इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए। डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल, डीआरटी, या यही लिखा हुआ है, स्मॉल फर्म्स और इंडिविजुअल्स के लिए। ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, ये कंपनीज के लिए। तो ये मशीनरी भी यहां लगती है ओवरऑल एडजुडिकेशन प्रोसेस के लिए, है ना? नहीं जरूरत आपको। सी क्वाजी जुडिशियल होते हैं, सिविल कोर्ट्स के बराबर कईयों की पावर्स होती हैं, कईयों की नहीं होती, इट डिपेंड्स कि उनकी फॉर्मेशन कैसे हुई है। तो ये स्टेक होल्डर्स लिखना। उसके बाद अगला है हाइलाइट्स ऑफ द कोड। ऑब्वियसली कोड शुरुआत कब होगा? हाँ, बंदा इंसॉल्वेंट होगा, उसको डिक्लेयर कौन कर देगा? इंसॉल्वेंट क्रेडिटर कर देंगे उसको, बैंक ही उसको डिक्लेयर कर देगा। और फिर वो खुद को चाहे बैंकरप्ट डिक्लेयर करे या ना करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है यूजुअली, क्योंकि बैंकरप्सी उसका एक खुद का स्टेटस है। तो या इन सच अ सिचुएशन, अगर उसके क्रेडिटर्स ने उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया, वो खुद कल को फिर बैंकरप्सी फाइल कर सकता है। देखो, उसका करने का बैंकरप्सी फाइल यहां पर क्या शो करेगा? he wants to comply himself with the procedure। मैंने तुम्हें इंसॉल्वेंट बना दिया, लेकिन तुम खुद को बैंकरप्ट नहीं मान रहे। इसका मतलब क्या है? तुम ढीठ हो, तुम मेरे साथ कंप्लाई करना नहीं चाहते। लेकिन जब तुमने खुद को भी बैंकरप्ट डिक्लेयर कर दिया लीगली कि सर ठीक है आपकी बात, मैं अपनी डेट सर्विस नहीं कर पा रहा, व्हाट डज दैट मीन? दैट यू आर ओके विद द प्रोसेस एंड यू विल कोऑपरेट, यू विल बी अ गुड स्टेक होल्डर। सिंपल। समझ में आ रहा है ना ये बात? तो वो खुद डिक्लेयर कर सकता है। अगर वो नहीं भी करेगा तो भी कोई खास बात नहीं है, बिकॉज द ओनस इन दिस प्रोसेस इज ऑन क्रेडिटर्स, नॉट द डेटर। जिसने कर्जा लिया है उसकी नहीं मानी जाएगी, उसकी नहीं चलेगी। जिन्होंने कर्जा दिया है, जिन्होंने गुनाह किया है पैसे देकर, उनकी मानी जाएगी। गुनाह ही किया है ना उन्होंने पैसे देकर, उन बेचारों की बात मानी जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है यहां पर, ठीक है। फिर आगे क्या है इसमें? कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। ये कौन होते हैं? कौन होंगे? वो बुक छोड़ दो, कौन होंगे यहां देखो। नहीं, प्रोफेशनल्स। हाँ, वो सिंपल, वो इस सारे प्रोसेस को वो एक एजेंट एक्ट करेंगे, किसके बीच में? और डेटर के बीच में, कि भाई देखो क्या करना है। अगर तुम मैनेजमेंट खुद लेना चाहते हो
तो तुम ले लो, वरना बेचना है तो बेच के परे करो, सिंपल। अगर रिवाइव नहीं हो सकता, सो दे विल एक्ट एज एजेंट्स, इंसॉल्वेंसी एजेंट्स। अब क्या कोई भी बंदा उठकर एजेंट बन सकता है? नहीं। जैसे LIC का कोई भी बंदा उठकर एजेंट नहीं बन सकता, वैसे कोई भी बंदा उठकर बना होता है, लेकिन ऐसे कोई भी बंदा उठकर एजेंट नहीं बन सकता इंश्योरेंस का। उसको क्या चाहिए होता है? सर्टिफिकेशन। तो यहां पर भी इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती हैं जो इन प्रोफेशनल्स को सर्टिफाई करती है। दूसरा स्टेक होल्डर मिल गया IBC का। पहला, हाँ, IPA, पहला IP, दूसरा IPA, तीसरा क्या है? IU, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब यार ये यूटिलिटीज क्या होंगी? देखो, ये एक्चुअली में सारी ओवरऑल होलिस्टिक इंफॉर्मेशन निकालेंगी, जांच पड़ताल करेंगी कि यार इनका तो काम ही ये है, ये तो पहले कईयों के पैसे मार चुके। यस, वो उसकी सारी बायोडाटा, सिविल स्कोर वगैरह जो होता है बैंक्स का, कि कितने और बंदों से इसने ठगी मारी हुई है, कितने और लोन लिए हुए हैं, इनके पहले क्या क्या धंधे रहे हैं, इनकी रेपुटेशन क्या है मार्केट में, ये सारी चीजों का पता लगेगा। या फिर कि यार नहीं यार, जेन्युइनली है, कोविड हुआ इसलिए फेल हो गए बेचारे, अदरवाइज इनके मन में ऐसा नहीं है, इन्होंने जितने भी कर्जे लिए हैं सब दे रहे हैं। सिर्फ एक केस ही ऐसा है जो इस फर्म में इनका डिफॉल्ट हुआ है, और उसको डायरेक्ट इम्पैक्ट कोविड के कारण पड़ा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन निकाल कर गैदर करना और ये क्रेडिटर्स को देना, डेटर को तो पता ही है, और ये इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स को देना, ये किनका? और कल को अगर लिटिगेशन होती है तो कोर्ट में भी एविडेंस देना कि यार देखो, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी ने ये खोज निकाली थी कि भाई इनका तो काम ही ऐसा है, तो इनको बख्शा ना जाए। ऑल दैट, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन ये सारे केस की, हाँ, कलेक्ट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल, सो दैट ऑल द स्टेक होल्डर्स कैन मेक डिसीजन बेस्ड अपॉन दैट इंफॉर्मेशन। सारे स्टेक होल्डर्स इंफॉर्मेशन लेकर ये काम कर लें। चौथी चीज, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। मैंने बोला है कि दो अथॉरिटीज होती हैं यहाँ पर एडजुडिकेशन के लिए। एक, हाँ, एक एनक्लैड, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और दूसरा होता है डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज फॉर द फर्म्स रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, जो एक कंपनी की तरह काम करती हैं, पब्लिक लिमिटेड फर्म की तरह काम करती हैं, हो वो प्राइवेट भी सकती है। अब फिर से सुनो, ये जो पब्लिक स्टेटस दिया है मैंने, जो फर्म, मान लो विद्यापीठ ने कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर कर लिया, मतलब विद्यापीठ इज नाउ अ पब्लिक लिमिटेड फर्म। उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि कम से कम इतना मेरा टर्नओवर कैपिटल हो, कम से कम इतने मेरे यहाँ वर्कर हो, मेरा इस डोमेन में काम हो, तब मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर कर सकता हूँ। उस पब्लिक का मतलब यहाँ ये है, ये नहीं है कि ओनरशिप प्राइवेट हाथों में है, सरकार के हाथों में। उसका मतलब ये है कि वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है स्टॉक मार्केट में, या उसको बनाने में जो आम जनता है उसका भी किरदार है। रिलायंस, रिलायंस इज नॉट सरकारी, बट इट मस्ट बी रजिस्टर्ड, या कोई उसकी कंपनी मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, सो इट इज अ लिमिटेड फर्म अंडर दैट, but it is a private firm, but it acts as a public limited company. Why? Because public is the shareholder of Reliance. वो प्राइवेट होकर भी सरकारी नहीं है और पब्लिक होकर भी प्राइवेट नहीं है। मैं थोड़ी शायरी करना चाह रहा था। वो प्राइवेट होकर पब्लिक नहीं है, सरकारी नहीं है, ये तो है ही है अगर प्राइवेट है, और पब्लिक होकर प्राइवेट नहीं है। पब्लिक लिमिटेड है क्योंकि लोगों से वो लोन रेज कर सकती है शेयर्स के हिसाब से, लेकिन वो सरकारी नहीं है। इट इज, नहीं, सब्सिडरी की मैंने बोला था अलग मैनेजमेंट होती है। सब्सिडरी जो मर्जी करे, कल को सब्सिडरी खुद को समर्पित कर दे सरकार को, सर की नेशनलाइज कर दो जी हमें। मान लो टाटा एयरलाइंस है, पूरी टाटा को तो नहीं नेशनलाइज करा ना, सिर्फ टाटा एयरलाइंस को करा था। टाटा जमशेदपुर तो टाटा ही है ना, प्राइवेट ही है, लेकिन सिर्फ एयर इंडिया को, हम टाटा एयर को हमने एयर इंडिया बना दिया था, सो सब्सिडरी थी इसीलिए बना दिया। अगर ब्रांच होती फिर सारा टाटा धरा जाता। उसमें ये होता कि उसको अलग करते, पहले सिंपल, उसको एक अलग करते, अलग मैनेजमेंट बनाते, अलग हेड ऑफिस बनाते, उसका बहुत सारी चीजें होती हैं, अलग पेपर्स बनाते, अलग जॉब वर्क बनाते, अलग प्रॉफिट लॉस बनाते, तब करते।
वो निकम्मी सरकारें जो हैं, है ना, पाकिस्तान की, तो यही है, यही होगा, है ना, यही होगा, और कोई खास बात नहीं। समझ में आ रहा है ना? मोटा मोटा, मोटा मोटा क्या पूरा ही समझ में आ रहा होगा, मोटा मोटा तो फिर ऊपर से ही निकल जाता है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज क्या करेंगे? देखो, ऑब्वियसली दे विल गिव यू द अप्रूवल कि हाँ यार, इनका इंसॉल्वेंसी प्रोसेस स्टार्ट कर दो। देखो, कोई तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी होगी ना। ऐसे ही अगर एसबीआई धक्का कर ले इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के साथ मिलकर, एसबीआई गए कि चलो यार लिक्विडेट करें इनको, वैसे ही खुंदक निकाल लेनो। सो देयर हैज टू बी सम अथॉरिटी which will overlook the overall liquidation process और इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी प्रोसेस। सो उसके लिए कंपनीज को एनसीएलटी देखती है और इंडिविजुअल्स को और पार्टनरशिप फर्म्स को डीआरटीज देखते हैं। सिंपल ये है। फिर ये अपॉइंटमेंट भी करते हैं, ये इंडिपेंडेंटली अपॉइंट करेंगे। जो आपने पुराने बंदे देखे ना, इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज के बंदे, प्रोफेशनल्स हो गए, हाँ, इन सबको ये लोग अपॉइंट करेंगे इंडिपेंडेंटली, ये ट्रांसपेरेंटली ये अपॉइंट करेंगे। देन देयर इज एन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, आईबीबीआई। इसका क्या काम होगा? ये एक सरकारी बॉडी है, इट विल एक्ट एज अ रेगुलेटर। इट इज अ गवर्नमेंट बॉडी, इट एक्ट्स एज अ रेगुलेटर। वो भैया ये सारे प्रोफेशनल्स को देखेगी, इनके सर्टिफाइंग एजेंसी को देखेगी। एजेंसी को भी तो कोई बनाएगा ना। मान लो आपकी यूनिवर्सिटी को यूजीसी से अप्रूवल मिलता है, पर यूजीसी तो कोई बनाता है ना, सरकार बनाती है, एचआरडी मिनिस्ट्री बनाती है यूजीसी के मेंबर। उसी तरह आईबीबीआई है। अगर इन कंपनियों को रेगुलेट, आईबीसी को रेगुलेट अगर ये प्रोफेशनल्स कर रहे हैं और ये एनसीएलटी कर रहे हैं, तो इनको रेगुलेट ओवरऑल मतलब कौन देखेगा? रेगुलेटर, आईबीबीआई। ये बोर्ड बना दिया, सरकारी गवर्नमेंट बॉडी है जो रेगुलेट्स द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एंड अदर स्टेक होल्डर्स। ठीक है। हाँ भाई, एनसीएलटी मैंने आपको जो बताया था, क्वाजाई जुडिशियल अथॉरिटी है। अपना अभिषेक, क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। क्यों? इट वाज कंसीव्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। वहां जिस जिस कंपनीज एक्ट ने तुम्हारी सीएसआर बनाई थी, उसी कंपनीज एक्ट ने ये बनाया है। ठीक है ना? इट विल एक्ट एज एन एपिलेट। इसके जो डिसीजंस हैं वो एपिलेट ट्राइब्यूनल में चैलेंज हो सकते हैं। एक और एपिलेट ट्राइब्यूनल, इससे बड़ा एपिलेट ट्राइब्यूनल होता है, वो तुम्हारा आर्टिकल 323 ए और 323 बी में बनता है। नेशनल कंपनी लॉ एपिलेट ट्राइब्यूनल दैट इज कंस्ट्रक्टेड और कंसीव्ड अंडर आर्टिकल 323 ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 323 ए, 323 बी, एक्चुअली बी में होगा। ठीक है, वो बाद में हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज है। डीआरटीज क्या है? डीआरटीज कब बने थे? 1993 में बने थे। ये देख लेना, और कोई खास बात नहीं है। प्रोसीजर प्रोसेस मैंने आपको बता ही दिया कि लिक्विडेशन के बाद क्या होगा। एक कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाएंगे। कौन बनाएंगे? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स। वो कहेंगे जी आपने इनको इतना गेहूं दिया था, ये आटा शक्ति भोग आटा की मिल है ये, आपने जी इनको इतना गेहूं दिया था, आपने इनको इतना जो भी नमक दिया था या पॉलिथिन दिया था आपने, रॉ मटेरियल, तो यार 1 करोड़ का तो आपका इन्होंने कर्जा देना है, सामान का पैसा। फिर एसबीआई वालों, आपने इनको 10 करोड़ रुपए फैक्ट्री खोलने के लिए दिए थे, तो आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ। जब ये दोनों आएंगे, हाँ जी, ये सारे बैठक में बैठेंगे, इधर ये होगा, तो इंफॉर्मेशन यूटिलिटी उनको एक स्लाइड शो देगा, एक प्रवचन करेगा कि भैया शक्ति भोग वाले ऐसे हैं, ये तो आटे में घुन पीसा करते थे, ये तो गलत आटा दिया करते थे, ये तो फेल होने ही थे, तो या जो भी उनकी, या जी ये तो बहुत ही अच्छे हैं, इनका सूजी भी आती है, बिना मिलावट की इनकी ये चीजें आती हैं, तो ये तो बड़ी अच्छी फर्म है जी। तो ये सारा प्रोसेस, फिर ये इनको पूछेंगे कि बोलो जी लाला जी आपने क्या करना है, बोलो एसबीआई जी आपने क्या करना है। 180 दिन इन लोगों को दिए जाएंगे कि 6 महीने हैं, सोच लो कि भाई तुमने शक्ति भोग चलाना है या तुमने बैंक ही चलाना है, या तुमने बैंक ही चलाना है या शक्ति भोग भी चलाना है। और तुमने जो है गेहूं ही इनको सप्लाई करनी है, तुमने आटा भी बनाना है, तुम भी बना सकते हो। तो और 90 डेज का एक्सटेंशन भी दे दूंगा कि यार वो नहीं मान रहा, मेरी मिसेज नहीं मान रही, मेरी बुआ नहीं मान रही, मेरी वाइफ, पंडित जी ने मना कर दिया कि तू गेहूं बेच सकता है लेकिन आटे बेचने में तेरे को नुकसान, पंडित जी ऐसे काम करते हैं, तो तेरे को आटे के काम में मुनाफा नहीं होगा, गेहूं में मुनाफा होगा, तो तू गेहूं बेच, आटा मत। और पहले ही मुनाफा गया, पैसा फंसा पड़ा है। ठीक है ना? पंडित जी ने ये नहीं बताया। तो कुल मिलाकर ये सारी चीजों के लिए कितने हो गए? 180 और 90, 270। मतलब हाँ, एट मैक्स 270 डेज इसके पास होंगे ये काम करने के लिए।
ठीक है, ये टाइमलाइन भी ब्रीच हो रही है, 300 साढ़े 300 दिनों के आसपास जा रहा है ये, धीरे धीरे हम पहुंच रहे हैं 4 साल की तरफ, इंशाल्लाह हम पहुंच जाएंगे पुरानी वाली टाइमलाइन पर, हम 4 साल घसीटना शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, लेट अस सी। अब ये कमिटी का डिसीजन फाइनल होगा इनके, और कमिटी में एक और चीज, 75% जब कमिटी का अप्रूवल होगा तब मैं उस डिसीजन को लागू करूंगा। मान लो मैंने 10 बंदे बुला लिए, तो कम से कम मुझे 8 बंदों की हाँ चाहिए, मतलब 7.5 बंदे कैसे हाँ करेंगे ना, तो 8 बंदों की मुझे हाँ चाहिए कि भैया ठीक है, हम लोग राजी हैं, और जो बाकी 3 बंदे हैं फिर हम उनको इग्नोर कर सकते हैं कि भैया कोई खास बात नहीं है, अब ये मेजोरिटी जो है, और एब्सोल्यूट मेजोरिटी जो है मान गई है, 75% स्पेशल मेजोरिटी मान गई, इनफैक्ट स्पेशल से भी ज्यादा, है ना, इतनी बड़ी मेजोरिटी मान गई, तो प्लीज आप लोग इसको लिक्विडेट कर दो, या मैनेजमेंट, तुमने ट्रांसफर लेनी है, खुद चलाना है तो खुद तुम चला करवाते, सो आई विल गिव देम दी रेम्यूनरेशन सबसे पहले जब लिक्विडेट करूंगा। दूसरा, मैं सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को, जिन्होंने, जिनके पास कुछ गिरवी पड़ा होगा इनका, मान लो प्रॉपर्टी के कागज एसबीआई के पास पड़े हैं, तो एसबीआई को पहला हक बनता है। दूसरा, फिर मैं वही, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को दे दूंगा। फिर सरकारी, अगर कोई इन्होंने पुराने टैक्स भरने हैं, कोई पुराना सेल्स टैक्स भरना है, कोई लेवी भरना है पुराना, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दूंगा मैं, प्रायोरिटी शेयर होल्डर्स और फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स, बीच में वर्कर्स की भी निकाल दूंगा मैं। तो इन प्रायोरिटी ऑर्डर्स में मैं लिक्विडेट करूंगा कंपनी को, और उसकी प्रोसीड्स में इस ऑर्डर ऑर्डर में बांटता हूँ। नहीं बांटते हैं, क्योंकि सब लोग देख रहे हैं ना, गिद्ध की तरह सब बैठे हैं अपना अपना शेयर लेने के लिए, और जिसने आटा दिया वो भी बैठा है, जिसने पॉलिथीन दिया वो भी बैठा है, चौकीदार तो बैठा ही रहता है गेट पर, वो तो बैठा ही होगा सो या, ऑल राइट, तो ये है। अब इसके फायदे क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, देखो वही जो मैंने आपको बताया, मोर पावर टू द क्रेडिटर्स। दूसरा, इजियर एग्जिट, देखो हाँ, जिसने कर दिया वो भी बेचारे, टेंशन खत्म हुई, रोज उसके दरवाजे पर खटखटाया करता था कि यार हमारे पैसे दो, हमारे पैसे दो, इज्जत से उसका भी काम हो गया। स्पीडियर प्रोसेस, टाइमलाइंस कम हो गई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ऑब्वियसली कम, कंट्री का पूरा इकोसिस्टम देखो। अब मान लो इंडिया से फोर्ड ने एग्जिट करा है, मान लो फोर्ड ने कर्जा देना होता, और फोर्ड मान लो पुरानी एक्ट्स के तहत लिटिगेशन में 5 साल लग गए, 7 साल लग गए, 10 साल लग गए, तो यार इंडिया की रेपुटेशन एज अ कंट्री फॉर ऑटोमोबाइल सेक्टर वुड हैव बीन हर्ट, और Hyundai वगैरह या और कोई कंपनी अगर प्लांट लगाना चाहेगी तो भी नहीं लगाएगी, दे विल नॉट कम टू इंडिया। सो उन्होंने देखा यार फोर्ड का दिल नहीं करा, उन्होंने अपना सारा सेटअप एग्जिट करा, और 6 महीने में बाहर हो गए। इतनी बड़ी कंपनी में पता भी नहीं चला लोगों को कि फोर्ड कब निकल गया, अखबार में खबर ही दिखी। तो इट वाज अ वेरी स्मूथ एंड फ्लेक्सिबल प्रोसेस, आई लव्ड इट एक्चुअली, बहुत रेयर होता है इंडिया में ना। एक और चीज बोलते थे पहले कि बिजनेस चलाना इज, बिजनेस खोलना इज डिफिकल्ट, बट बिजनेस को बंद करना इज इवन मोर डिफिकल्ट, बिकॉज आपको हर डिपार्टमेंट से एनओसी लेनी पड़ती है। जैसे जब तुम कॉलेज में, जब तुम्हें एडमिट कार्ड मिलता है ना, या तुम्हें एंड में डिग्री लेनी होती है अपनी प्रोविजनल या वो मेरिट सर्ट, तो तुम्हें हर डिपार्टमेंट से तुम्हें वो चाहिए, साइन करवाने पड़ते हैं। सो ऐसा ही कंपनीज के साथ होता है, अगर आपने एग्जिट करना हो तो एग्जिट क्लॉज भी, यस दिस इज अ वेरी गुड पॉइंट, ये मेरे वैसे मैंने देखा नहीं था जब मैं उसको ओवरलुक कर रहा था। देन रिड्यूसेस बैड लोन्स, ऑब्वियसली ये भी है, एनपीएस बैड बैंक में चला गया, वो बैड बैंक ने आईबीसी स्टार्ट कर दिया, कुछ भी हो सकता है ना, तो बैड मतलब क्रेडिट मार्केट में फिर से अवेलेबिलिटी हो जाएगी, एनपीएस कम हो जाएंगे, अगर मैनेजमेंट चल गई तो भी है, अगर ना चली तो भी है, तो विन विन सिचुएशन है। मैनेजमेंट चल गई तो क्या होगा, जॉब क्रिएशन, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन बढ़ेगी कंपनी की, है ना, कंजम्पशन बढ़ेगी, वही सब इकोनॉमिक्स, वो सब चलेगा, सप्लाई डिमांड ये सब। फिर इंडिया इज अ कैपिटल स्कार्स कंट्री, देयरफॉर इट इज एसेंशियल दैट कैपिटल इज यूज्ड प्रोडक्टिवली, क्विक रेजोल्यूशन ऑफ बैंक्रप्सी एंश्योर्स दिस, ऑब्वियसली पहले ही हमें लोन्स की कमी है, हमारे क्राउडेड आउट रहता है हमारा सेक्टर्स, बैंक्स आजकल इजीली लोन नहीं देंगे, आप जाकर आप ट्राई करके देखो, यू विल नॉट गेट एन इजी लोन फ्रॉम स्पेशली दी सरकारी बैंक्स, बिकॉज उनकी हालत बहुत कड़की हुई पड़ी है, एनपीएस।
बताया ना मैंने, इंश्योरेंस कंपनीज को खुद इंश्योरेंस की जरूरत है। जितने क्लेम्स इंडिया में रिजेक्ट हो रहे हैं उतने कहीं भी नहीं हो रहे हेल्थ इंश्योरेंस के। उसी टाइम पहले तो आता ही रिजेक्शन है, उसके बाद फिर उसको चैलेंज करके फिर तुम्हें पैसा मिलता है। दिस इज द नॉर्म नाउ। यस, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज का, हेल्थ इंश्योरेंस का। सो यहां पर भी यही है, लिटिगेशन रिड्यूस हो गया। ठीक है। हाँ, आईबीसी स्टैंड्स आउट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। सिंगल कोड है, टाइम बाउंड प्रोसेस है, इलैबोरेट इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया इन्होंने, डील्स नॉट ओनली विद द मैन्युफैक्चरर्स एज सीका बट आल्सो ऑल बिजनेसेस। जो सीका थी ना, सिक इंडस्ट्रीज एक्ट, वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डील करा करती थी। इनकी एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। आई विल गिव यू एन एग्जांपल। पोल्ट्री फार्म, जो पोल्ट्री फार्मर्स होते हैं बरवाला वगैरह में, जिनके पास 1-1 लाख मुर्गियां होती हैं और एक दिन में 90-90, 95-95 हजार अंडे देती हैं, वो एक दिन में एक मुर्गी एक अंडा देती है। मैंने आपको बताया था किस तरह से। वो लोग एग्रीकल्चर में आते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी क्या होता है, मान लो बेईमानी आ गई उसके मन में, उसने मुर्गियों को दाना ही नहीं दिया, मुर्गियों की डेथ हो गई। या फिर उसने उनके लिए एनवायरनमेंट अच्छा नहीं किया, सर्दियां आ गई, अब तरपालें और कंबल डालने की जगह वो खुला रह गया, ठंड से सारे जानवर, या पूरा पूरा शेड खत्म हो जाता है 50-50 हजार मुर्गियों का। वो बेचारा जानवर है ना, वो तो मरेगा ही। तो या फिर किसी इंश्योरेंस वाले के साथ मिलकर, नाबार्ड वाले के साथ मिलकर, कि भाई सारा फार्म मेरा इंश्योर्ड है, मुर्गियों को दाना मत डाल, जो ये जाएंगी, जब ये खत्म हो जाएंगी मुर्गियां, तो हम इनका इंश्योरेंस में क्लेम ले लेंगे। ऐसी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अब उन सेक्टर्स का, और वो अपने आप को फिर क्या कर देते हैं, इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट घोषित कर देते हैं। पहले उनका रेजोल्यूशन नहीं हुआ करता था इसमें, अब आईबीसी के अंडर उन पोल्ट्री फार्मर्स को भी गिन लिया गया। दैट कम्स अंडर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज, दैट डज नॉट कम अंडर मैन्युफैक्चरिंग, प्लीज अंडरस्टैंड। आपने काओ फार्म, डेयरी फार्म लगा लिया जिसमें 50 गायें हैं, उसमें अगर आपको सॉल्वेंसी करवानी है, और एक ऑस्ट्रेलियन टेक्निक से लग रहे हैं करोड़ों रुपए के मिल्क फार्म्स लग रहे हैं, डेयरी फार्म्स लग रहे हैं, जो ऑटोमेटिक मशीन से उनका दूध निकाल रहे हैं गाय का। ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उनमें, बंदों की जरूरत नहीं पड़ रही। ऑटोमेटिक उनके काउ डंग साफ हो रहे हैं, ऑटोमेटिक उनको धोया जा रहा है, शावर्स हैं ऑटोमेटिक, हर चीज ऑटोमेटिक कर दी। इवन पोल्ट्री फार्म्स में भी अब क्या कर दिया, ऑटोमेटिक ड्रॉपर्स आ गए। जैसे नोजल होती है ना, एक नोजल से पानी टिप टिप होता है, वो अपनी चोंच लगाएगी और उसको पानी उसी टाइम आ जाएगा। सो ये वाली टेक्निक होगी, सो दैट वाटर इज नॉट बीइंग वेस्टेड एंड इट इज नॉट बीइंग इवेपोरेटेड, एंड इट्स टेम्परेचर ऑल्सो कैन बी कंट्रोल्ड इन द पाइप्स। इट कैनॉट बी कंट्रोल्ड अगर मैं एक ड्रेन कर दूं और भी पीती रहो अपने आप। और फिर उसमें एक और चीज है, वो ड्रेन में खाना भी होगा और पानी भी होगा, तो दोनों में गड़बड़ है। सो ड्रॉपर वाले सिस्टम में बहुत पानी सेव हो रहा है आपका, फिर फिल्टर होकर भी जा सकता है उसमें। उनको आरओ वाला पानी देते हैं मुर्गियों को, ताकि वो बीमार ना हो जाए, या मुर्गी को बहुत सारी बीमारियां होती हैं उनको, यस, तो ये वाली चीज ना हो जाए। ठीक है, तो यही है बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ने। हाँ, इसमें क्या कर दिया, आरबीआई को अलाउ कर दिया कि वो बैंक्स को डायरेक्शंस इशू कर सकता है टू इनिशिएट द रिकवरिंग पोजीशंस, इनिशिएट द रिकवरी प्रोसीडिंग्स अंडर द आईबीसी कोड। तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 वाला था, उसको अमेंड किया गया 2017 में, जिसने आरबीआई को पावर दे दी, और आरबीआई ने आगे ओबीसी और एसबीआई को डायरेक्शन देने की पावर कर दी कि जब तुम्हारा दिल करे किसी भी लाला जी के खिलाफ, तुम इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हो। समझ में है ना क्या हुआ है? आरबीआई आरबीआई नहीं, बीआर एक्ट को मैंने अमेंड करा, आरबीआई को पावर दी कि तुम ओबीसी को डायरेक्ट कर सकते हो, कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम किसी भी फेल्ड एसेट के खिलाफ आईबीसी के तहत तुम प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर सकते हो। सो यहां से एक लीगल प्रोसेस भी बन गया है, लीगलाइज्ड सैंक्शन इसको मिल गई, यहां से लॉफुल सैंक्शन इसको, मतलब इट वुड नॉट बी इलीगल फॉर अ बैंक टू स्टार्ट इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट एनी सिक यूनिट आफ्टर दिस अमेंडमेंट। अदरवाइज वो चैलेंज कर सकता था ना, दैट हु हैज गिवन यू पावर अंडर द आईबीसी टू इनिशिएट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट मी व्हेन आई हैव नॉट माई सेल्फ डिक्लेयर्ड माई सेल्फ टू बी एन इंसॉल्वेंट या डेटर, और या फिर बैंकरप्ट।
समझ में आया किस तरह से क्रेडिटर्स को पावर्स मिल रही है।